दोस्तों नमस्कार, मेरे YouTube चैनल आईजी हिंदी एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हो, आज का अपना टॉपिक चल रहा है संपूर्ण हिंदी व्याकरण का पूरा टॉपिक चल रहा है। उसी टॉपिक के अंतर्गत आज का टॉपिक है संरचना के आधार पर क्रिया। संरचना के आधार पर क्रिया के भेद कितने हैं उनको अच्छी तरह से अपन समझेंगे, चाहे वो संयुक्त क्रिया हो, नाम धातु क्रिया हो, कृदंत क्रिया हो, प्रेरणात्मक क्रिया हो या पूर्वकालिक क्रिया हो। तो क्रिया की पहचान को अपन आसान बनाने वाले हैं और यहाँ से क्रिया में से अधिकतर दो प्रकार के प्रश्न बनते हैं। एक आपका प्रश्न बनता है क्रिया में से, वो बनता है आक्रमक और सक्रमक क्रिया के जो भेद है, पहले भेद, ठीक है ना, क्रम के आधार पर क्रिया, वहां से प्रश्न बनेगा। और दूसरा जो क्रिया का भेद है संरचना के आधार पर क्रिया, इसमें से एक तो प्रेरणात्मक क्रिया में से कई बार प्रश्न बनता है और एक नाम धातु क्रिया में से प्रश्न जरूर बनता है। तो आज अपन इस वीडियो में नाम धातु क्रिया किसे कहते हैं, प्रेरणात्मक क्रिया किसे कहते हैं और साथ ही पूर्वकालिक, कृदंत और संयुक्त क्रिया के बारे में व्यवस्थित रूप से समझेंगे, विश्लेषणात्मक अध्ययन करेंगे, ठीक है। और यहाँ से प्रश्न कहाँ से बन सकते हैं उस पर मैं जरूर चर्चा करूंगा। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर करें। तो चलो चलते हैं। तो आज का आपका जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है क्रिया के भेद का दूसरा भेद ले रहे हैं अपन, ठीक है। अपन चर्चा कर रहे हैं क्रिया के भेद के ऊपर, ठीक है ना, क्रिया के ऊपर चल रहे हैं। क्रिया के ऊपर जो पहला भेद था क्रम के आधार पर क्रिया, वो पहले वाले वीडियो में कर्म के आधार पर क्रिया वो हो चुका है। यदि मेरे चैनल पर कोई नए जुड़े हैं तो वो पुराना वीडियो एक बार जरूर देख ले। कर्म के आधार पर क्रिया वह अच्छी तरह से समझाई, आक्रमक और सक्रमक को कैसे पहचानना। आज के इस वीडियो में क्रिया का जो दूसरा भेद है संरचना के आधार पर क्रिया, कौन सा है, संरचना के आधार पर क्रिया। बिल्कुल महत्वपूर्ण टॉपिक है, यहाँ से प्रश्न बनता है। हालांकि आपको लगेगा सर इजी टॉपिक है, लेकिन कई बार यहाँ से इतना मस्त प्रश्न बन जाता है। तो अच्छी तरह से आप एक बार वीडियो जरूर देख ले। संरचना के आधार पर क्रिया, आज अपन चर्चा करेंगे क्रिया के दूसरा भेद संरचना के आधार पर क्रिया, ठीक है। अब संरचना के आधार पर मोटा मोटा यदि प्रश्न बनता है संरचना के आधार पर क्रिया में, वो आपका बनेगा कि संरचना के आधार पर क्रिया के भेद कितने हैं, ठीक है। तो इनके भेद पर चर्चा कर देते हैं। तो इनके भेद कितने, तो अच्छी तरह से देखें आप, संरचना के आधार पर क्रिया से आपको पूछ लिया जाए कि इसके भेद कितने हैं, तो ये 5 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, 5। जैसा कि मेरे थंबनेल पर लिखा हुआ था 5 भेद कौन कौन से थे, फिर भी एक बार यहाँ पर चर्चा कर देते हैं, फिर इनको अच्छी तरह से डिटेल से समझ लेते हैं। तो देखो 5 भेद में कौन कौन सा है। सबसे पहला होता है जो संयुक्त क्रिया। संरचना के आधार पर क्रिया के बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहली क्रिया होती है संयुक्त क्रिया, इसको भी अच्छी तरह से इस वीडियो में समझेंगे, ठीक है। और जो दूसरी क्रिया होती है संयुक्त क्रिया के बाद में, वो आपकी हो जाएगी नाम धातु क्रिया। कौन सी हो जाएगी, नाम धातु क्रिया। इसे भी अच्छी तरह से अपन समझेंगे, ठीक है। तीसरी जो क्रिया है आपकी वो है प्रेरणार्थक क्रिया। इसे भी अच्छी तरह से अपन इस वीडियो में समझ लेंगे, ठीक है। चौथी जो क्रिया है वो आपकी है पूर्वकालिक क्रिया। इसमें भी कई बार प्रश्न बन जाते हैं इंपॉर्टेंट, तो इसको भी अच्छी तरह से देखेंगे, पूर्वकालिक क्रिया, ठीक है। और 5वीं क्रिया है वो होती है कृदंत क्रिया। कौन सी है, कृदंत क्रिया, यानी क्रिया शब्द के अंत में जो प्रत्यय लगते हैं तब कृदंत बनता है, ये आपको ध्यान ही होगा। तो वो कृदंत क्रिया के बारे में अपन चर्चा करेंगे, ठीक है। तो ये वीडियो एक तरह से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है हिंदी का, तो वीडियो पूरा जरूर देख ले। चलो शुरू कर रहे हैं अपन आज का टॉपिक। तो आज का टॉपिक कौन सा है वो एक बार वापस मैं लिख देता हूँ। वो है आपका क्रिया भेद का संरचना के आधार पर, क्रिया भेद का जो दूसरा भेद है संरचना के आधार पर क्रिया। एक बार वापस देख लेते हैं, संरचना के आधार पर क्रिया, कौन सा भेद है दूसरा, संरचना के आधार पर क्रिया, ठीक है। अब यदि आपसे पूछा जाए संरचना के आधार पर क्रिया के भेद कितने, संरचना के आधार पर क्रिया कितने भेद होते हैं, कितने प्रकार होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है 5, ठीक है। मोटे मोटे कहाँ से प्रश्न बनेंगे क्रिया से, वो मैं आपको
जरूर बताऊंगा। उसमें से अपन आज का पहला संरचना के आधार पर क्रिया का भेद है वो ले लेते हैं, संयुक्त क्रिया। वो कौन सी हो जाएगी? संयुक्त क्रिया। अच्छी तरह से देखना, यहां से कई बार प्रश्न बनता है। यदि आपने इस वीडियो को अच्छी तरह से देख लिया तो आपके वो प्लस पॉइंट होंगे, क्योंकि काफी विद्यार्थी क्या होते हैं, इन प्रश्नों को छोड़ देते हैं, जबकि बहुत ही इजी होते हैं, वो आपके मेरिट में आने के चांस ज्यादा रहेंगे। तो अब संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं? जैसे नाम से मालूम हो रहा है, नाम से क्या हो रहा है, इसमें दो क्रियाएं होगी। क्या होगी? जब दो या दो से अधिक भिन्न अर्थ रखने वाली क्रियाओं का मेल हो, इसमें क्या होगी? दो क्रियाएं होगी, ध्यान रखना। तो अच्छी तरह से समझ लें, नाम से मालूम है संयुक्त, संयुक्त यानी दो क्रियाएं होगी, इसमें ध्यान रखना, दो क्रियाएं होगी। और वो कैसी होगी? तो भिन्न भिन्न होगी, अलग अलग प्रकार की क्रिया होगी, भिन्न भिन्न क्रिया होगी, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। इसको अभी शानदार ढंग से मैं समझा दूंगा। दो क्रियाएं होगी संयुक्त क्रिया में और भिन्न भिन्न प्रकार की होगी। यदि इसकी परिभाषा दी जाए, ठीक है, तो इसको कैसे अपन परिभाषित करेंगे कि जब दो या दो से अधिक भिन्न अर्थ रखने वाली क्रियाओं का मेल हो। दो क्रियाएं हैं जो भिन्न भिन्न अर्थ रखती है, भिन्न भिन्न अर्थ लिख दो, ठीक है, भिन्न भिन्न अर्थ रखती है, ठीक है, भिन्न भिन्न अर्थ की दो क्रियाएं हैं और उनका मेल हो, तो वो क्रिया कैसी हो जाएगी? संयुक्त क्रिया हो जाएगी। समझ में आ गया होगा? जब दो या दो से अधिक भिन्न भिन्न अर्थ रखने वाली क्रियाओं का मेल हो, जुड़ी हुई हो आपस में एक वाक्य में, तो वो संयुक्त क्रिया कौन सी हो जाएगी? वो संयुक्त क्रिया हो जाएगी। अब आप कहोगे सर कैसे? तो एक उदाहरण द्वारा अपन समझ लेते हैं। जैसे संयुक्त क्रिया का उदाहरण देख लेते हैं, अच्छी तरह से देख लेना। विशेष तौर से एसआई वाले विद्यार्थी, सीईटी वाले, बीएसटीसी वाले, बीएड वाले और पीटीटी और रिट वाले हिंदी से अगर आप दे रहे हो तो इनको अच्छी तरह से समझ लेना। बिल्कुल इजी टॉपिक है, ठीक है, और बिल्कुल फोकट के 2 नंबर है। थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आप संयुक्त क्रिया क्या है, इसमें दो क्रियाएं होती है जो भिन्न भिन्न अर्थ रखती है और एक वाक्य में मिली हुई रहती है। अब कैसे? एक उदाहरण देख लो। जैसे अतिथि आने पर स्वागत करो, क्या है? अच्छी तरह से देखो वाक्य, मैं हरेक को वाक्य द्वारा आपको समझाऊंगा। अतिथि आने पर, अतिथि आने पर स्वागत करो, अतिथि आने पर स्वागत करो। अब ये एक वाक्य है, इसे देखो, यहां पर दो क्रियाएं हैं। कौन कौन सी क्रियाएं हैं? एक तो है आने पर, आना, ठीक है, ये अलग अर्थ रख रही है। दूसरा स्वागत, स्वागत करो, ठीक है ना। तो ये दो क्रियाएं एक वाक्य में आ जाती है और भिन्न भिन्न अर्थ वाली होती है। तो आपको कौन सी क्रिया लगानी? वहां संयुक्त क्रिया का वाक्य है। आपसे वाक्य देगा, सीधा कहेगा अतिथि आने पर स्वागत करो, तो इसमें कौन सी क्रिया है? संयुक्त क्रिया। इसमें आना ये है मुख्य क्रिया, थोड़ा सा देख लेते हैं। ये हो जाएगी मुख्य क्रिया, अतिथि का आना ये मुख्य क्रिया हो जाएगी, ठीक है। और स्वागत करना क्या हो जाएगा? सहायक क्रिया। ये क्या हो जाएगी? सहायक क्रिया। बस दो अलग रखने वाली क्रियाओं का मेल जिस क्रिया के अंतर्गत हो, जिस वाक्य के अंतर्गत हो, ठीक है, वो क्या हो जाएगी? संयुक्त क्रिया हो जाएगी। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। एक उदाहरण और ले लेते हैं ताकि संयुक्त क्रिया का प्रश्न कई बार बनता है, ठीक है। तो एक उदाहरण और ले लो, वो क्या है? दोपहर में लोग सोते हैं। क्या लेंगे? दोपहर में लोग सो रहे होंगे। तो दूसरा उदाहरण वापस देख लो, थोड़ा अलग पेन से लिख लेते हैं। देखो अच्छी तरह से दूसरा उदाहरण देखो, दोपहर में लोग सो रहे होंगे। दोपहर में लोग सो रहे होंगे, ये एक वाक्य है, ठीक है। अब इसके अंतर्गत भी दो क्रिया है जो भिन्न भिन्न अर्थ वाली है और एक ही वाक्य में आई हुई है। अब क्या है? एक तो क्या है? सोना, और एक रहे होंगे। दोपहर में लोग सो रहे होंगे, ठीक है। तो ये सोना ये हो जाएगा मुख्य क्रिया और रहे होंगे ये हो जाएगी आपकी सहायक क्रिया। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। बस यहाँ से इतना सा आप समझ लो, संयुक्त क्रिया का टॉपिक आपका शानदार हो जाएगा। अगर इस टाइप का प्रश्न पूछा जाता है आपके, अतिथि आने पर स्वागत करो, ठीक है, दो भिन्न भिन्न अर्थ वाली दो क्रिया आपस में मिली हुई हो, उसमें एक मुख्य क्रिया होगी और दूसरी सहायक क्रिया होगी, ऐसा वाक्य मिलता है तो आपका वो हो जाएगा संयुक्त क्रिया वाला वाक्य, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला देख लेते हैं। अगला देखिए, अपन चर्चा कर रहे हैं, किसकी चर्चा कर रहे हैं?
वो अपने क्रिया का दूसरा भेद संरचना के आधार पर, संरचना के आधार पर क्रिया के भेद, जो दूसरा भेद है ध्यान रखना, ठीक है ना। दूसरा भेद, पहला भेद अभी मैंने आपको बता दिया संयुक्त क्रिया, दूसरा भेद है नाम धातु क्रिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा भेद है वो है आपका नाम धातु क्रिया। इसे अच्छी तरह से आप देखना, यहां से कई बार प्रश्न बनता है, कैसे नाम धातु क्रिया किसे कहते हैं और कैसे प्रश्न बनेगा इसमें, उसको अच्छी तरह से अपन समझ लेते हैं। देखो नाम धातु क्रिया क्या है, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्द जब क्रिया की तरह काम में लिए जाते हैं तो वो नाम धातु क्रिया हो जाती है। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण जो शब्द होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्द जब क्रिया धातु की तरह प्रयुक्त हो, क्या होगा इसके अंतर्गत, ये ध्यान रखना आप, शॉर्ट ट्रिक्स, संज्ञा, सर्वनाम, ठीक है, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण। अब संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण क्या होगा, विशेषण, ये जो शब्द है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्द, ये क्या होंगे, क्रिया धातु की तरह काम में आएंगे। किस रूप में आएंगे, क्रिया धातु की तरह, ठीक है ना, क्रिया धातु की तरह संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्द जिस वाक्य में क्रिया धातु की तरह प्रयुक्त होते हैं और इन नाम धातु शब्दों में जब प्रत्यय लगाकर क्रिया का निर्माण किया जाता है। अब इसमें क्या होगा, प्रयोग होंगे और प्लस इसमें क्या लगा जाएगा, प्रत्यय जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा, प्रत्यय जुड़ेगा, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा उदाहरण द्वारा, अच्छी तरह से देखिए, बाकी भी बताऊंगा, समझ में आ जाएगा आपको कि जब संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्द जब क्रिया धातु की तरह काम में आएंगे और इन नाम धातु शब्दों में जब प्रत्यय लगाकर क्रिया का निर्माण किया जाता है तो वे शब्द नाम धातु क्रिया कहलाते हैं, ठीक है। कैसे, अब इसको मैं एक उदाहरण द्वारा, इसमें प्रत्यय लगा आएगा और ये संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्द होंगे, वो क्या, क्रिया धातु की तरह काम में आएंगे, ठीक है। आपको यही ध्यान रखना है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्द होंगे, इसमें जो क्रिया का रूप लिए होंगे वो नाम धातु क्रिया हो जाएगी, ठीक है। अब देखो इसका एक उदाहरण देख लेते हैं, जैसे कैसे, पहले तो आपको बताऊंगा कि ये शब्द कैसे आएंगे आपको, ठीक है। जैसे मेरा ये हाथ है तो आप अपन ले लेते हैं हाथ क्या है, आपको मालूम है, हाथ एक संज्ञा शब्द है। हाथ क्या है, हाथ आपको मालूम है संज्ञा शब्द, और मैंने ये कहा इसमें संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्द क्रिया धातु की तरह काम में आएंगे और उसमें प्रत्यय लगा हुआ होगा, वो नाम धातु क्रिया हो जाएगी, ठीक है। अब जैसे हाथ क्या है, संज्ञा शब्द है, अब हाथ से क्या बनेगा, हथिया, हाथ से बन गया हथिया, ये हो जाएगी नाम धातु। क्या हो जाएगी, नाम धातु, ठीक है। नाम धातु, हाथ से क्या बनेगा, हथिया। अब इसमें प्रत्यय और जुड़ जाएगा तो नाम धातु क्रिया कैसे बन जाएगी, हथियाना। क्या हो जाएगा, हथियाना, ठीक है। अब ये नाम धातु क्रिया हो गई, समझ में आ गया, हाथ से हथिया बना और हथिया से हथियाना। अभी मैं एक उदाहरण द्वारा समझा देता हूं आपको, जैसे उदाहरण देख लो, इसका उदाहरण ले लेते हैं। जैसे उदाहरण देखो, अभी मैंने आपको बताया था, आपको यही ध्यान रखना है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्द इसमें क्रिया के रूप में काम में आएंगे, ठीक है। यहां से आपको ये नाम धातु क्रिया समझ में आ जाए, कई बार यहां से प्रश्न बनता है, ठीक है, अच्छी तरह से देख लो आप, ठीक है। अब जैसे नरेश ने, एक वाक्य ले लेते हैं, नरेश ने सुरेश का कमरा हथिया लिया। क्या, नरेश ने सुरेश का कमरा हथिया लिया। ये देखो, अब आपसे पूछ लिया जाएगा इसमें कौन सी क्रिया है, तो क्रिया तो ये रही, हथिया, ठीक है। अब नरेश ने सुरेश का कमरा हथिया लिया, तो आपको मालूम है हथिया क्या बना है, हाथ शब्द से, और हाथ शब्द है एक संज्ञा शब्द। हाथ क्या है, संज्ञा शब्द। तो आपको ध्यान रखना, जहां संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्द नाम धातु की तरह काम में लिए जाते हैं, वहां पर क्रिया की तरह, तो वहां नाम धातु क्रिया हो जाएगी। समझ में आ गया मेरे हिसाब से, ठीक है। नरेश ने सुरेश का कमरा हथिया लिया। अब एक और लेते हैं, जैसे सर्वनाम वाला एक और देख लो आप अच्छी तरह से, वहां से आपको समझ में आ जाएगा। आपको यही ध्यान रखना, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्द इसमें आएगा और वो क्रिया धातु की तरह प्रयुक्त होगा, पीछे प्रत्यय लगा हुआ होगा, ठीक है। अब देखो एक उदाहरण और देख लेते हैं, जैसे देखो
आप एक सर्वनाम शब्द है, आप क्या है, सर्वनाम शब्द, ठीक है। इससे बन गया अपना, आपसे बन गया अपना, जो क्या हो गई, नाम धातु, क्या हो जाएगी, नाम धातु, ठीक है, ये नाम धातु हो गई। अब इससे बन जाएगा अपनाना, क्या बन जाएगा, अपनाना। तो ये अपनाना है, ये क्या हो जाएगा, नाम धातु क्रिया हो जाएगी। अपनाना क्या हो जाएगी, नाम धातु क्रिया हो जाएगी। समझ में आ गया होगा मेरे सच। अब देखो एक उदाहरण द्वारा देख लेते हैं। जैसे आप एक, मैंने बताया आप एक सर्वनाम शब्द है, ठीक है, इससे बना अपना जो नाम धातु है, और फिर इससे बन गया अपना ना, तो ये नाम धातु क्रिया हो जाएगी। अब जैसे यहां से एक उदाहरण द्वारा आप अच्छी तरह से समझ लेते हैं। एक उदाहरण लेते हैं, जैसे समीर ने सना के विवाह की जिम्मेदारी को अपना लिया। समीर ने, अच्छी तरह से देखो, समीर ने सना के विवाह की जिम्मेदारी, समीर ने सना के विवाह की जिम्मेदारी को अपना लिया। समीर ने सना के विवाह की जिम्मेदारी को अपना लिया। ये अपना ऐसे वाक्य आएगा, ठीक है। तो यह अपना आ गया। अपना किससे बना है, आपसे, और आप कैसा शब्द है, सर्वनाम शब्द है, ये याद रखना, ठीक है। तो ये हो जाएगी नाम धातु क्रिया। मेरे हिसाब से अब आपको समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया। आगे बढ़े, चलो अगला देख लेते, एक बार देख लो वापिस इसको, ठीक है। इसमें कुछ नहीं, आपको ध्यान रखना, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्द जो क्रिया धातु की तरह काम में आएंगे और उसमें प्रत्यय लगा हुआ होगा, जैसे हाथ से हथिया, वहां आपको नाम धातु क्रिया लगानी है। अगर इस टाइप का नरेश ने सुरेश का कमरा हथिया लिया, ठीक है, तो आपको लिखना है नाम धातु क्रिया का ये शब्द है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अगला देखिए, अपन चर्चा कर रहे हैं क्रिया के दूसरे भेद की संरचना के आधार पर क्रिया का जो दूसरा भेद है, संरचना के आधार पर क्रिया, इसके दो भेद पे अपन चर्चा कर ली है, एक संयुक्त क्रिया और एक नाम धातु क्रिया। तीसरी क्रिया इंपॉर्टेंट, वो आपकी है प्रेरणात्मक क्रिया। तीसरी क्रिया जो इंपॉर्टेंट है वो आपकी है प्रेरणार्थक। कौन सी क्रिया हो जाएगी, प्रेरणार्थक क्रिया। अब देखो इसमें क्या है, कुछ नहीं, बहुत ही इजी है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। इसमें क्या है, कर्ता कार्य खुद नहीं करेगा। इसमें क्या है, जब कर्ता खुद कार्य नहीं करके किसी और से करवाता है तो वो प्रेरणार्थक क्रिया, यानी किसी को प्रेरणा देकर, ठीक है। अब जैसे मैं आपको प्रेरित कर रहा हूं कि आप बिल्कुल मेहनत कीजिए, मन लगाकर, आपका चयन अवश्य होगा, ठीक है। तो इसमें एक, अगर इसकी परिभाषा दी जाए तो वो कैसी हो जाएगी, जब कर्ता स्वयं कार्य न कर किसी दूसरे को करने के लिए प्रेरित करे। तो थोड़ा सा लिख दीजिए, इसमें क्या करेगा, कर्ता है वो स्वयं कार्य नहीं करेगा, वो स्वयं, कर्ता स्वयं कार्य नहीं करेगा, ये याद रखना परिभाषा, कार्य नहीं, ठीक है। अब ये क्या करेगा, दूसरों से कराएगा, दूसरों से जो कार्य कराएगा, तो ऐसी अगर क्रिया आएगी वो प्रेरणात्मक क्रिया आएगी। कैसी आएगी, थोड़ी सी, जब कर्ता स्वयं कार्य न कर किसी दूसरे को करने के लिए प्रेरित करे या दूसरों से करवाए कार्य, ठीक है। तो वैसी क्रिया क्या हो जाएगी, ध्यान रखना, प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। कैसे, अब एक उदाहरण द्वारा अपन समझ लेते हैं, इसको अच्छी तरह से देख लो। कुछ नहीं, कर्ता इसमें क्या करेगा, कर्ता, यहां ये हटा दो, कर्ता स्वयं कार्य नहीं करेगा, कर्ता स्वयं कार्य नहीं करेगा, थोड़ा सा लिख देते, कर्ता स्वयं कार्य नहीं करेगा, इसमें दूसरों से करवाए। ऐसी अगर क्रिया आती है प्रेरणात्मक क्रिया, कैसे, तो अब देखो कैसे, कर्ता स्वयं नहीं करेगा। जैसे देखो, प्रेरणा देगा किसी को, जैसे सरपंच ने गांव में तालाब बनवाया। सरपंच ने गांव में तालाब बनवाया। अब देखो, सरपंच ने गांव में तालाब बनवाया, अब सरपंच ने स्वयं ने नहीं बनाया, ठीक है। सरपंच ने प्रेरणा दी लोगों को और सारे लोग मिलकर गांव में एक तालाब बन गया। तो इस वाक्य में कौन सी क्रिया है, तो आपका आंसर होना चाहिए कि भाई सरपंच ने स्वयं ने कार्य नहीं किया है, गांव में तालाब बनवाया, गांव के लोगों को
प्रेरित किया और गांव के लोग तालाब बनाने के लिए उत्साहित हो गए और तालाब बन गया, तो ये क्रिया कैसी होगी? प्रेरणात्मक क्रिया हो जाएगी। समझ में आ गया? एक और देख लीजिए उदाहरण, ये उदाहरण हो गया। एक और उदाहरण देख लीजिए, जैसे फिजा ने फलक से पत्र लिखवाया। इस टाइप के अगर वाक्य आ जाते हैं तो आपको ध्यान रखना है, वो क्या हो जाएगी? प्रेरणात्मक क्रिया हो जाएगी, लिखवाया। अब देखो, फिजा ने फलक से पत्र लिखवाया। फिजा ने स्वयं कार्य नहीं किया, वो किसी और से फलक से पत्र लिखवाया। ठीक है, तो ये प्रेरणात्मक क्रिया। इसमें क्या होगा? कर्ता स्वयं कार्य नहीं करेगा, बस इतनी सी लाइन आपको याद रखनी है। कर्ता स्वयं कार्य नहीं करेगा, दूसरों से करवाएगा, दूसरों को प्रेरित करके उस कार्य को करवाएगा, तो वहां पर यह हो जाएगा आपकी प्रेरणात्मक क्रिया। बस इसी टाइप के आपको प्रश्न मिलेंगे और आपको लगाना प्रेरणात्मक क्रिया। और नाम धातु का मैंने बताया, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्द से क्रिया का रूप मिल जाए तो वह नाम धातु क्रिया हो जाएगी। और संयुक्त में क्या होगा? दो क्रियाएं साथ साथ होगी, उसमें एक होगी मुख्य क्रिया और एक सहायक क्रिया, वो संयुक्त क्रिया हो जाएगी। इस प्रकार से तीसरा हो गया। 5 ही है, छोटा सा वीडियो है, पूरा जरूर देख लेना और अच्छी तरह से मनन कर लेना। यहाँ से इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं और बिल्कुल फोकट के नंबर है। तो बिल्कुल आपने मेरे को फॉलो किया है और मेरे चैनल को कंटिन्यू देख रहे हो तो आपको इसका बेनिफिट जरूर मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, अगला देख लेते हैं। तो अगला देखिए आप, अपन चर्चा कर रहे हैं क्रिया के भेद की। उसमें दूसरा भेद संरचना के आधार पर क्रिया। ठीक है, संरचना के आधार पर क्रिया के भेद कितने हैं? तो 5। उसमें से अपन ने 3 भेद पर चर्चा कर दी है। एक संयुक्त क्रिया जिसमें 2 क्रियाएं होती है, एक मुख्य क्रिया और एक सहायक क्रिया। ठीक है, दूसरा था नाम धातु, जिसमें मैंने आपको बताया है इसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्द से क्रिया बनी हुई होगी, वो नाम धातु हो जाएगा। तीसरा अभी मैंने प्रेरणात्मक बनाया, जिसके अंतर्गत क्या होगा? कर्ता खुद कार्य नहीं करेगा, दूसरों को प्रेरित करके कार्य करवाएगा, वहां प्रेरणात्मक क्रिया मानी जाएगी। अब इंपॉर्टेंट है जो चौथा भेद है, वो है आपका पूर्वकालिक क्रिया। ये इंपॉर्टेंट है, पूर्वकालिक क्रिया। यहां से भी कई बार प्रश्न जरूर बनता है, तो इसे अच्छी तरह से आप थोड़ा सा देख लीजिए। पूर्वकालिक क्रिया, अब पूर्वकालिक क्रिया क्या है? जैसे कि आप देख रहे हो, नाम से ही मालूम हो रहा है 2 क्रियाएं होगी, उसके अंतर्गत जो पहली क्रिया होगी उसे पूर्वकालिक क्रिया कहा गया। कई बार क्या होता है, जो मुख्य शब्द होता है उसी में अर्थ होता है, लेकिन अपन ध्यान नहीं देते। अब देखो, इसमें पूर्वकालिक क्रिया है, यानी जो क्रिया पहले हो गई वो पूर्वकालिक और जो बाद में हो रही है वो दूसरी क्रिया हो जाएगी। तो इसमें क्या है? जब कर्ता एक कार्य समाप्त कर दूसरा कार्य प्रारंभ कर देता है, तो उसमें से जो पहली क्रिया होगी वो पूर्वकालिक क्रिया होगी। इसमें क्या होगा? 2 क्रियाएं साथ होगी, 2 क्रियाएं साथ होगी। ठीक है, उसमें से एक क्रिया क्या होगी? एक क्रिया पहले होगी, एक क्रिया पहले, और दूसरी क्रिया उसके बाद में, दूसरी बाद में होगी। बस ये ध्यान रखना, दूसरी बाद में। ठीक है, अब जो पहले क्रिया हुई वो आ जाएगी आपकी पूर्वकालिक क्रिया। वो क्या हो जाएगी? पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। बस कुछ नहीं, पूर्वकालिक क्रिया में बिल्कुल फोकट के नंबर। पूर्वकालिक क्रिया 2 क्रियाएं होगी, इसमें एक क्रिया पहले और दूसरी उसके बाद में हो जाएगी। इसमें क्या? जब कर्ता एक कार्य समाप्त कर उसी पल रुकते नहीं, उसी पल दूसरा कार्य प्रारंभ कर देता है, तब पहली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया मानी जाती है। ठीक है, पहली जो क्रिया होगी वो पूर्वकालिक क्रिया होगी। अब आपको ध्यान रखना, पूर्वकालिक क्रिया के अंत में कर लगता है, इंपॉर्टेंट, ये याद रखना मोस्ट। पूर्वकालिक क्रिया के अंत में, ये याद रखना, पूर्वकालिक क्रिया के अंत में इसे याद करें, अंत में क्या मिलेगा आपको? कर लिखा हुआ। ये याद रखना, कर, हमेशा पूर्वकालिक क्रिया के अंत में आपको कर लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, कर लगता है कैसे? अब देखो, एक तो उदाहरण द्वारा कर कैसे, आप कहोगे सर कर कैसे? जैसे सोकर, तो ये सोकर कैसी क्रिया है? आपको ध्यान रखना, ये कर लगा हुआ है, तो ये पूर्वकालिक क्रिया है। सोकर,
पढ़कर, लिखकर, ठीक है, और खूब सारे हो सके, सोकर, पढ़कर, लिखकर, ठीक है ना, उठकर, बैठकर, जाकर, ये और उठकर, ये सारे क्या, कर लिखा हुआ जहां मिल जाता है वो पूर्वकालिक क्रिया होती है, ध्यान रखना। इसमें मैंने बता दिया इसकी शॉर्ट, आप ध्यान रखना, कर लिखा हुआ मिलेगा वो पूर्वकालिक क्रिया होगी। अब कैसे, इन क्रियाओं का एक और, इन क्रियाओं का लिंग, वचन, पुरुष, काल से कोई फर्क नहीं पड़ता। एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट, ये एक है पूर्वकालिक क्रिया का। दूसरी इसकी पहचान है, मैं बता रहा हूं इसकी पहचान। इसकी पहचान कैसे करनी है आपको, तो ध्यान रखना, एक तो इसमें कर लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है, और दूसरी पहचान क्या है, दूसरी इन क्रियाओं पे, इन क्रियाओं में क्या, लिंग, वचन, पुरुष, लिंग, वचन, पुरुष और काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, और काल का प्रभाव नहीं रहता है, नहीं पड़ता है। यानी ये एक अवयव की तरह रहती है, हमेशा एक जैसी रहती है, एक अवयव की तरह रहती है, इनपे कोई फर्क पड़ता ही नहीं। बस इसे आप ध्यान रखना, एक तो कर का ध्यान रखना, और एक इन क्रियाओं में क्या होगा, इन क्रियाओं के अंतर्गत जैसा मैंने लिखा, इन क्रियाओं का लिंग, वचन, पुरुष, काल का प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, एक जैसी बनी रहेगी, एक अवयव की तरह। ये हो गई पूर्वकालिक क्रिया। एक उदाहरण देख लो, जैसे उदाहरण में अलग से लिख देता हूं, इनके पूर्वकालिक क्रिया का एक दो उदाहरण देख लीजिए आप। तो पहला उदाहरण देखिए, इसमें देखिए, जैसे उदाहरण बताता हूं पूर्वकालिक क्रिया में कैसे। एक तो आपको ध्यान रखना है, इसमें कर आएगा, और लिंग, वचन, पुरुष, कारक, और पुरुष और काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, एक अवयव की तरह ये क्रिया होती है, ध्यान रखना, ठीक है। जैसे प्रवीण पढ़कर सो गया, ठीक है। अब देखो, एक तो इसमें एक कर आया, तो आपको ध्यान रखना है ये कैसी क्रिया है, पूर्वकालिक। अब इसमें दो क्रिया है, एक तो पढ़कर और एक सोना, ठीक है। तो जो पहला क्रिया हो गई पढ़कर, वो हो गई पूर्वकालिक क्रिया। तो ये वाक्य कैसा है, पूर्वकालिक क्रिया का, प्रवीण पढ़कर सो गया, पढ़कर सो गया। तो मैंने ये कहा, इसमें कर आएगा हमेशा, और लिंग, वचन, पुरुष और काल के आधार पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये पूर्वकालिक क्रिया होगी। एक क्रिया पहले होगी और उसके बाद में दूसरी तत्काल उसके बाद में होगी, पढ़कर सो गया। तो ये पहली क्रिया है, वो पूर्वकालिक क्रिया, इजी टॉपिक है, ठीक है। एक और उदाहरण देख लीजिए, जैसे एक और उदाहरण देख लीजिए, एक उदाहरण और, ये एक हो गया, दूसरा और, श्रवण सिंह खेलकर पढ़ने लगा। ये देखो, अब यहां मैंने कहा खेलकर, तो ये पूर्वकालिक क्रिया हो गई, हमेशा आएगा। पढ़ने लगा, ये बाद की क्रिया हो जाएगी, खेलकर पढ़ने लगा या पढ़कर सो गया, ठीक है, खेलकर पढ़ने लगा। समझ में आ गया मेरे हिसाब से। एक और जो इंपॉर्टेंट है पूर्वकालिक के अंतर्गत, वो होता है पूर्वकालिक का एक भाग और है, उसे कहा जाता है, दूसरा भाग पूर्वकालिक का, उसे तात्कालिक क्रिया कहेंगे। ये अगले वाले में आगे ले लेते हैं अपन। पूर्वकालिक का एक और होता है, वो देख लेते हैं। अपन चर्चा कर रहे हैं संरचना के आधार पर क्रिया, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार प्रश्न बनता है। मैंने कहा 5 प्रकार की होती है, ठीक है। उसके अंतर्गत चौथा प्रकार अपन देख रहे हैं, वो कौन सा है, चौथा अपन जो अभी देख रहे हैं वो है पूर्वकालिक क्रिया। वो यहाँ पर लिख लेते हैं अपन, पूर्वकालिक क्रिया। दो क्रियाएं साथ में होगी, जो एक क्रिया पहले होगी और दूसरी क्रिया बाद में होगी। मैंने आपको दो चीजें बताई इसमें, एक तो ध्यान रखना, इसमें हमेशा क्या आएगा, कर आएगा क्रिया के पीछे, ठीक है। और दूसरा मैंने आपको बताया है, वो क्या है, इसमें अवयव की तरह काम में ली जाएगी। इस पे लिंग, वचन, पुरुष, काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब मैंने कहा पूर्वकालिक क्रिया का एक अन्य भाग है, उसे कहा जाता है, दूसरा भाग पूर्वकालिक का, उसे कहा जाता है तात्कालिक क्रिया। क्या कहा जाएगा उसे, पूर्वकालिक क्रिया का ही भाग है तात्कालिक क्रिया। क्या कहा जाएगा, तात्कालिक
तात्कालिक क्रिया, देखो नाम से ही मालूम पड़ रहा है तात्कालिक क्रिया यानी तत्काल। उसमें तो थोड़े टाइम से पढ़कर सो गया, इसमें तत्काल होगी। तत्काल जो क्रिया होगी वो तात्कालिक, ये पूर्वकालिक का ही एक भाग है। तो थोड़ा सा देख लीजिए, ये पूर्वकालिक का एक रूप है तात्कालिक क्रिया। अब तात्कालिक क्रिया में क्या नाम से मालूम है, मैंने कहा हमेशा तत्काल। क्या होगा इसमें, तत्काल। एक क्रिया के तत्काल बाद दूसरी क्रिया होगी तत्काल, बिना समय गवाए तत्काल जो दूसरी क्रिया हो जाएगी वह तात्कालिक क्रिया हो जाएगी। अब कैसे, एक क्रिया के समाप्त होते ही तत्काल दूसरी क्रिया घटित हो जाएगी, ठीक है। अब इसमें एक शॉर्ट ट्रिक्स ध्यान रखना, तत्कालिक क्रिया में भी तत्कालिक क्रिया की पहचान देख लो, बस यहां से आप पकड़ लोगे। नाम से तो आपको मालूम पड़ ही जाएगा क्या है तत्कालिक क्रिया की, ये तत्काल होगी। एक क्रिया के तत्काल बाद, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, या लिख देते अपन थोड़ा सा, एक क्रिया के तत्काल बाद, एक क्रिया के तत्काल बाद क्या होगा, दूसरी क्रिया घटित होगी। बस दूसरी क्रिया घटित होगी, उसे तात्कालिक क्रिया कहते हैं। ये पूर्वकालिक क्रिया का ही एक रूप है, ध्यान रखना। दूसरी, तत्काल बाद दूसरी लिखो भाई इसमें, तत्काल बाद दूसरी क्रिया घटित, बस वो तात्कालिक क्रिया हो जाएगी, ठीक है। अब इसमें पहचान ध्यान रखना, इसमें क्या है तात्कालिक क्रिया में पहचान, धातु के साथ हमेशा क्या लगा हुआ मिलेगा, ते। बस धातु के साथ ते मिला हुआ जहां मिल जाए वहां तात्कालिक क्रिया हो जाएगी। इसमें एक क्रिया के तत्काल बाद में दूसरी क्रिया हो जाएगी, और पूर्वकालिक क्रिया में एक क्रिया के थोड़े देर बाद में, कुछ पल बाद में दूसरी क्रिया होती है, वो पूर्वकालिक। इसमें तत्काल दूसरी क्रिया हो जाएगी। अब एक उदाहरण द्वारा समझ लेते हैं, जैसे अब इसका उदाहरण देख लो तत्कालिक का, फिर एक क्रिया और रह जाएगी कृदंत वाली, आपको बता देता हूं, ठीक है। बहुत इजी टॉपिक है और शानदार, आपके मेरिट में आने के ये नंबर आपको मेरिट में ऊपर जरूर लाएंगे। तो वीडियो पूरा जरूर देखिए, और अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, एक प्यारा सा कमेंट भी कर लीजिए, ठीक है। तो इसमें देखो, जैसे पुलिस के आते ही चोर भाग गया, ऐसा वाक्य आ जाता है तो आपको लिखना है ये तात्कालिक क्रिया का उदाहरण है। अब देखो मैंने कहा धातु में ते लगा हुआ मिलेगा, तो ये देखो आ के अंतर्गत ये ते मिला हुआ, आते ही, समझ में आई क्या। बस तात्कालिक क्रिया की यही पहचान है, आपको धातु में ते लगा हुआ मिलेगा। पुलिस के आते ही चोर भाग गया, ये कैसी क्रिया है, तो आप लिखना तात्कालिक क्रिया। तात्कालिक क्रिया क्या है, पूर्वकालिक क्रिया का एक रूप है, बस ये हो गया, ठीक है। अब एक और अपनी जो क्रिया है उसको ले लेते हैं, फिर वाक्य इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अपन चर्चा कर रहे हैं क्रिया का जो दूसरा भेद है, संरचना के आधार पर क्रिया। कौन सी क्रिया, संरचना के आधार पर, संरचना के आधार पर क्रिया पर अपन चर्चा कर रहे हैं। संरचना के आधार पर क्रिया पर अपन चर्चा कर रहे हैं। मैंने कहा इसके भेद कितने हैं, 5। कौन कौन से है, संयुक्त क्रिया, संयुक्त क्रिया के बाद में नाम धातु क्रिया, नाम धातु क्रिया के बाद में प्रेरणात्मक क्रिया, प्रेरणात्मक क्रिया के बाद में पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया के बाद में 5वां रूप है वो आपका है कृदंत क्रिया। देखो कृदंत क्रिया नाम से मालूम, क्रिया के अंत में प्रत्यय लगकर क्या होगा, क्रिया शब्दों के अंत में प्रत्यय लगकर जो क्रिया बनती है उसे कृदंत क्रिया कहते हैं। इसमें क्या होगा, क्रिया के अंत में, क्रिया तो होगी उसके अंत में क्या होगा, प्रत्यय लगेगा, प्रत्यय लगेगा, प्रत्यय लगकर बनने वाली क्रिया, बनने वाली क्रिया होगी, वो बनने वाली क्रिया वो आपकी कृदंत क्रिया होगी। बनने वाली क्रिया के अंत में प्रत्यय लगेगा, इसमें क्या होगा, क्रिया शब्दों के, यहाँ थोड़ा सा लिख दो, क्रिया शब्दों के, क्रिया शब्द है उसके अंत में प्रत्यय लगकर जो क्रिया बनेगी उसे कृदंत क्रिया कहा जाएगी। परिभाषा देख लो, क्रिया शब्दों के अंत में प्रत्यय लगने से जो क्रिया बनती है उसे कृदंत क्रिया कहते हैं। अब आप कहोगे सर क्रिया शब्द के अंत में प्रत्यय कैसे लगता है, तो एक दो उदाहरण द्वारा मैं आपको, जैसे
कुछ नहीं है, बहुत इजी है। क्रिया कृदंत आप समझ जाओगे। जैसे चल एक क्रिया शब्द है, चल एक क्रिया शब्द है, इसके अंतर्गत प्रत्यय लगने से क्या बन जाएगा? चलना। और क्या बन जाएगा? चलना बन जाएगा और चलता बन जाएगा। ठीक है, और क्या बन जाएगा? चलकर बन जाएगा। ठीक है, चलकर, ये होगी आपकी कृदंत क्रिया हो जाएगी। क्रिया शब्द है, उसके अंतर्गत प्रत्यय लगने से ये जो क्रिया बनती है उसको कृदंत क्रिया कहते हैं। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। एक उदाहरण द्वारा और समझा देता हूं, वाक्य द्वारा। वो आप देखिए, लिख। लिख है एक क्रिया शब्द है, लिख। अब इसमें लिख प्रत्यय जुड़ने पर लिखना, ठीक है, फिर लिखता जोड़ दीजिए आप, फिर हो जाएगा लिखता। ठीक है, फिर और हो जाएगा लिख कर। क्या हो जाएगा? लिख कर। ठीक है, तो आपको इसमें यह ध्यान रखना है, क्रिया शब्द होंगे उसके अंत में प्रत्यय लगा। क्रिया शब्द होंगे, ये ध्यान रखना आप में, इसके अंतर्गत क्या होगा? क्रिया शब्द होंगे, क्रिया शब्द होंगे। ठीक है, अब उस क्रिया शब्द के अंत में क्या लगेगा? प्रत्यय लगेगा। उससे बनकर जो क्रिया बनती है वो कृदंत क्रिया होती है। बस इस प्रकार से संरचना के आधार पर क्रिया का महत्वपूर्ण ये वीडियो था, जहां से प्रश्न बनते हैं। इसको आप अच्छी तरह से 2 बार जरूर देख लें इस वीडियो को, क्योंकि यहाँ से प्रश्न हर बार बनता है। वो बनेगा आपका, मैं बता देता हूँ, एक तो नाम धातु से, एक प्रेरणात्मक क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया से, और कई बार संयुक्त क्रिया से भी वाक्य बन जाता है। तो दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा एक बार लाइक कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार साथियों।